अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर आ चुके हुकूमत और IMF प्रोग्राम। इस मामले के जो तयशुदा मामलात थे या अहदाफ थे, उसमें से 3 बड़े अहदाफ में हुकूमत को नाकामी का सामना हुआ। वो अहदाफ क्या हैं? नेट टैक्स रेवेन्यू है, तालीम का मामला है, सेहत के अखराजात हैं। ये तयशुदा अहदाफ थे और मकामी करेंसी डेट सिक्योरिटीज़ की मैच्योरिटी भी हासिल करने में हुकूमत नाकाम रही है। इससे क्या होता है? पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तो महंगाई हुकूमत का भी दावा है और जो बाहर मार्केट दावा कर रही है उसका भी यही दावा है कि 78 माह की कम तरीन सतह पर है महंगाई। लेकिन आवाम को ऐसा नहीं लगता। आवाम को लगता है कि महंगाई वहीं खड़ी है, पैसे उससे डबल खर्च हो रहे हैं जो आज से पहले खर्च हो रहे थे। इसकी क्या वजह है? अगर महंगाई में कमी वाक़ई हुई है तो फिर महंगाई आवाम को क्यों महसूस हो रही है? इसकी क्या रीज़न होती है? इस पर भी बात करेंगे। और अब तक की अगर बात कर लें तो FBR को जो टैक्स महसूलात हैं उसमें 75 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। इसका क्या मतलब होगा? टैक्स अहदाफ क्यों हासिल नहीं किए गए? इससे आगे आने वाले दिनों में क्या सख्तियाँ होंगी? और फिर हम जिन खदशात का बारहा जिक्र कर रहे होते हैं, जिसे मिनी बजट कहा जाए, सप्लीमेंट्री ग्रांट कहा जाए, क्या उस तरफ दोबारा देखना पड़ेगा? अगर उस तरफ जाना पड़ता है तो फिर क्या सूरत हाल आवाम को फेस करना होगी? क्योंकि सारी सूरत हाल का डायरेक्ट लिंक या डायरेक्ट ताल्लुक अवाम है। ये मामलात अवाम पर ही डलते हैं, अवाम ही सब चीज़ों का बोझ सहती है। बिजली के मामलात, बिजली की कीमतें, गैस की शॉर्टफॉल, गैस की कीमतें और फिर इंडस्ट्रियल बूम जिसका हम जिक्र बार बार करते हैं। अगर इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो रोज़गार भी लोगों को मिलेगा। हुकूमत में ये सकत नहीं है कि बेरोज़गारी की बड़ी शरह या हमारी जो नौजवान नस्ल, जो दुनिया में चौथी बड़ी नौजवान नस्ल है, उसमें ये बेरोज़गारी जैसी लानत का ख़ात्मा किया जा सके। तो इसके लिए इंडस्ट्री का पहिया भी चलाना होगा, इसके लिए मरबूत निज़ाम बनाना होगा। लेकिन क्या अब तक हम सोच पाए हैं कि SME सेक्टर की भलाई करें, SME सेक्टर को अपने पाँव पर खड़ा करें? और SME सेक्टर होता क्या है? जापान, जर्मनी ये अपने SME सेक्टर से क्यों इतना मुनाफा कमा रहे हैं और हमारे यहाँ IT का शोबा इतना बड़ा है, हम उससे क्यों वो मुनाफा नहीं कमा पाते जिस मुनाफे का जिक्र पूरी दुनिया बड़ी विन विन सिचुएशन को लेकर करती है? हम अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं। हालांकि हमारा IT सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर साल अगर हम देखें तो मुनाफे की शरह पिछले साल से बेहतर होती है। लेकिन IT सेक्टर या ये इंडस्ट्री जिसको हम कह लें, क्या इसको इंडस्ट्री का दर्जा देने को बाकायदा तौर पर हम तैयार हैं? एग्रीकल्चर की क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी की सूरत हाल क्या है? हम अपनी ट्रेड को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कैसे बढ़ा सकते हैं? डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। माहिर मईशत हैं, बड़े शानदार रिसर्चर हैं और ऐसी रिसर्च जो शायद मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को आंखें खोल के देखनी चाहिए और इस टाइम बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की। इन सारे पैराए पर बड़ा डिटेल्ड काम करते हैं और बड़ा अच्छी बात ये होती है कि हम जब बात करते हैं तो कोई हल भी देते हैं। ये नहीं होता कि मसाइल यूँ हैं और ऐसे हो जाएगा, लेकिन उसका हल होता है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें मैंने काफ़ी जहते खोल दी हैं। मैं चाहूँगा ज़रा हम कुछ डिटेल डिस्कशन को एक एक मैटर पे करें। पहले सबसे पहला मसला सर, महंगाई 78 माह की कम तरीन सतह पर है। आवाम कह रही है हमें महसूस नहीं हो रही। पेट्रोल की कीमत कम हुई नहीं बल्कि और बढ़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली तो बात यह है कि हमें महंगाई को बहुत ही आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझना है कि ये कहना कि महंगाई कम हुई है शायद सही बात नहीं होगी। कहना ये चाहिए कि महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है। पहला जो साल 2023 का फॉर एग्जांपल गुजरा जिसमें महंगाई बहुत बड़ी थी, तो महंगाई जो थी वो 29% बढ़ी। फिर अगला साल गुजरा 2024 का जो मालियाती साल था, तो महंगाई जो थी उसमें वो 24% बढ़ी। अब जो साल ये गुजर रहा है, लग यूं रहा है कि महंगाई सिंगल डिजिट में बढ़ेगी। अगर पिछले 2 सालों में 24 और 29 का इम्पैक्ट आया था, इस साल जो इम्पैक्ट है वो 8 से 10% चीज़ें महंगी होंगी। ये नहीं है कि चीज़ें महंगी नहीं होंगी, पर उनके महंगे होने की जो रफ्तार है उसमें कमी आ गई है। और अगर आपकी सैलरी लास्ट ईयर आपके चैनल ने 15% कमाई थी, तो आप एक्चुअली जो आपकी बाइंग पावर थी वो कम हुई थी, बिकॉज 24% बढ़ी थी चीज़ें। उससे पिछले साल भी अगर 15% बढ़ाई थी तब भी बाइंग पावर कम हुई थी। पर इस साल अगर आपकी सैलरी 15% बढ़ती है
और महंगाई 8-10% होती है ऑन दी एवरेज, तो आप फील करेंगे कि कुछ आपकी कुव्वते खरीद बढ़ी है। पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि उनके बढ़ने की शरह में कमी आ गई है। पर यह भी याद रखिए कि कौम इसलिए नहीं महसूस करती कि जो 1 लाख रुपया था, गो बैक 2021 में 1 लाख रुपया जो है वो 2025 तक कम होके, यानी कि उसकी वक़्त तो कम होती चली गई है, उसकी बाइंग पावर कम होती चली गई है। इसलिए कौम ये समझती है कि उनको क्या फायदा हुआ। फायदा देखिए यही है, अगर चीजें उस तरह ही बढ़ती रहती तो इस दफा फिर 20% और बढ़ती, पर ऐसा नहीं होगा। हर तरह से कीमतें जो है वो 8-10% से ऑन दी एवरेज बढ़ेंगी नहीं। और यही एक जिसे कहेंगे मैक्रो स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क जा रहा है। इसका एक फायदा और ये हुआ है कि अब आप बोरो कर सकते हैं आज फॉर एग्जांपल 12-13% पर इंटरेस्ट रेट देके। तो जो गाड़ी की किस्त आपने 1 लाख के बस 12,000 रुपए सालाना देनी है, अब वो पहले 22,000 रुपए देनी थी आपने। सो आप ठीक। बोरोइंग कर सकते हैं, आप घर बनाने के लिए बोरो कर सकते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए, बच्चों की तालीम के लिए। अब आपकी थोड़ी सी कुवत वहां बेहतर हुई है। जो मैन्युफैक्चरर है वो बोरो करके प्लांट लगा सकता है, उससे नौकरियां निकल सकती हैं। ये एक ओवरऑल सी मैक्रो स्टेबिलिटी है जिसमें मुल्क आ गया है। पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि हमें अपने देरीना मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देनी। ये मैक्रो स्टेबिलिटी जैसे आपने शुरू में जिक्र किया, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक आईएमएफ की अरेंजमेंट के साथ है। आईएमएफ जब भी आता है तो एक मैक्रो स्टेबिलिटी के जो आसार हैं, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी, बैरूनी खसारे में कमी, पाकिस्तान में भी ये दो चीजें हुई। और तीसरी चीज, जो आपके रिजर्व्स की पोजीशन है, कॉन्सिक्वेंटली वो अब 2-2.5 माह की इंपोर्ट को कवर दे रहे हैं। तो आप कोई डिफॉल्ट की गुफ्तगू नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा ये डॉक्टर इस साहब, एक वक्त चीज़ अगर ओवरऑल इसमें ऐड तनाजुल कर है। दें, आम फहम ज़बान की अगर मैं बात करूँ, आप तो बहुत टेक्निकली ज़ाहिर है, इसको हमें ब्रीफ कर देंगे, बता देंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी लेन देन का खसारा, अगर मैं कहूँ बहुत आसान अल्फाज में, कोरोना टाइम पर करंट अकाउंट डेफिसिट ना होने की रीज़न ये थी लेन देन हो ही नहीं रहा था दुनिया में, ना कोई किसी को कुछ दे रहा था ना कुछ ले रहा था। तो हम उसको कोई बड़ी ऐसी सिचुएशन या ऐसी जीत नहीं बता सकते कि हमने बड़ा को कमाल कर दिया था, जब लेन देन नहीं था तो रुक गई थी। ये अगर मैं आम फहम ज़बान की बात, इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा दोबारा से सर उठाता भी दिखाई दे रहा है। जाहिर है अब दुनिया है, लेन देन करना है, हमें किस तरह से इस चीज़ को काबू पाना या कंट्रोल करना होगा कि हम जो दुनिया से ले रहे हैं कम से कम उतना नहीं तो उसके आसपास तो दुनिया को दें। सो देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के तनाजुल में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्या है। ये भी आम फहम जबान में अगर समझेंगे तो ये है कि एक हम इंपोर्ट करते हैं 70-72 अरब डॉलर की, एक हम एक्सपोर्ट करते हैं 28-30 अरब डॉलर की, और साथ ही हमें रेमिटेंसेस आती हैं 28-30 अरब डॉलर की। अब इसमें कुछ एक फाइनेंशियल मनीज आती हैं, वो निकाल के भी हम मिनिमम भी एक समझते हैं कि एक खसारा रह जाता है, उसके लिए हमें बोरो करना पड़ता है। ये है करंट अकाउंट का डेफिसिट। करंट अकाउंट का डेफिसिट जो इस वक्त थोड़ा सा संभला है, जिसकी वजह एक ये है कि हमारा ट्रेड बैलेंस यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप थोड़ा इसलिए कम हुआ कि मुल्क चूंकि स्लो है, मैन्युफैक्चरिंग स्लो है, एग्रीकल्चर भी अब तो स्लो है, तो आपका जो इंपोर्ट है वो टूट गया है। इंपोर्ट के टूटने की वजह से आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो बेहतर हुआ है। दूसरा, जो रेमिटेंसेस हैं वो अब जो अच्छी न्यूज़ है वो बढ़ी है इस साल में। ये क्यों बढ़ी है? इसलिए बढ़ी है कि रुपया स्टेबल है वर्सेस दी डॉलर, और 8 लाख पाकिस्तानी तवातर से पिछले चंद साल से मुल्क से बाहर जा रहा है। उसका तो रिजल्ट यही निकलना था कि रेमिटेंसेस जो 2.5 अरब डॉलर पे थी, अब तकरीबन 2.75-3 अरब डॉलर के करीब इस वक्त क्लॉक कर रही हैं। जी। जो जब रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगी और आपकी जो इनकम आपने बाहर देनी है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स वो कम होगी, और जो आपकी एक्सपोर्ट है वो स्टेबल टू गुड रहेगी, तो आपका करंट अकाउंट जो है वो संभलता हुआ दिखाई देगा। ये भी याद रखिए कि थोड़ा सा जो बाहर से नेट इनकम है फाइनेंशियल, वो भी आना शुरू इसलिए हो गई है कि पाकिस्तान एक फंड के प्रोग्राम में चला गया है, तो लोगों ने थोड़ा सा आपको पैसे देना शुरू कर दिए हैं। सो जो करंट अकाउंट है वो संभला है। पर जैसे आपने कहा, जैसे ही आप इकोनॉमी को अनलीश करेंगे, खोलेंगे, और लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट्स एंड मशीनरी मंगवाएंगे या रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, तो दोबारा करंट अकाउंट बढ़ेगा।
अब इसको फंडामेंटल बुनियादों पर हल करने का एक ही तरीका है पाकिस्तान के पास, और वो ये है कि लोग कहते हैं पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। मैं बार बार समझाता हूँ कि इंपोर्ट्स उतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू हमारी तरह के ममालिक। हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है हमारी तरह के ममालिक के मुताबिक। हमारा सिटीजन तो ग्लोबल हो गया है, आपके पास कंप्यूटर भी है इंपोर्टेड, आपके पास फोन भी है इंपोर्टेड, गाड़ी भी है इंपोर्टेड। इवन अगर इंपोर्टेड नहीं है तो आप पार्ट्स फिर भी बाहर से मंगा के यहाँ पे उसको इकट्ठा कर रहे हैं। आप टीवी घर में इंपोर्टेड, आप बिल्कुल ग्लोबल सिटीजन बन गए हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि आपने दूसरी तरफ जो ग्लोबल सिटीजन बना है, जिसने दुनिया को फायदा उठाया, चीन ने दुनिया को चीजें बेची, इंडिया ने दुनिया को चीजें बेची, या सर्विसेज बेची, या एग्रीकल्चर बेचा। आप तीनों में कामयाब नहीं हो पा रहे और आपकी कोई कंपेटिटिव एज नहीं है, और आप आज भी एक्सपोर्ट वही चीजें करते हैं जो 1960-70 में करते थे, यानी कि लेदर, कॉटन, कॉटन यार्न, मेडअप्स। आपका जो एक्सपोर्ट मिक्स है, जबकि वियतनाम में या इंडिया में या चाइना में वो इन्हीं चीजों से आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक, और अब बहुत सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक, टेलीविजन्स, मोबाइल फोन्स, गैजेट्स उन पे जी। चला गया। पर आपने ये रविश नहीं बदली, और जो दूसरी खराबी आपने की, आपने अपनी एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत को नहीं बेहतर किया। तो वो भी जो 5-8 अरब डॉलर है उससे ऊपर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, पर इंपोर्ट 10-11 अरब डॉलर की करनी पड़ती है। अच्छा ये अगर बताएं इस डॉक्टर तरह साहब, इसमें पाकिस्तान, कैपेसिटी है हमारे पास? एग्रीकल्चर को अगर लें तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सपोर्ट बढ़ाने की कैपेसिटी है? अगर कोई कैपेसिटी है ना एक्सपोर्ट की। अब ये मैं सबसे आपको ज़रूरी बात कहूँ कि ये जो हम मैन्युफैक्चरिंग में समझते हैं ना कि हमारा कोई कंपेटिटिव एज है, एक्चुअली नहीं है। प्लांट बाहर से आता है, रॉ मटेरियल बाहर से आता है, नहीं उगती, 5-7 मिलियन बेल से ऊपर इस साल नहीं जाएगी। सो व्हाट इज द वे यू कैन ग्रो आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम? द वे यू कैन ग्रो आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू रियलाइज द फॉलोइंग। पाकिस्तान की इस वक्त जो यील्ड्स हैं, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो चीज है वो हमें देखने की है। वीट की आउटपुट है 3 टन पर हेक्टर। दुनिया में आइसलैंड जो लीडिंग है इस चीज में, उसकी 3 गुना है हमसे। कॉटन जो हमारी आउटपुट है उससे जो प्रोडक्टिविटी है चाइना की वो 3 गुना, और ऑस्ट्रेलिया की 4 गुना। आप हर चीज में जाके देखेंगे तो इतना बड़ा गैप है बिटवीन योर एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स एंड द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशंस जो वाकई ही एग्रीकल्चर को प्रोग्रेसिवली ले रही हैं। फिर आगे चलिए, जो पाकिस्तान का अपना प्रोग्रेसिव फार्मर है और जो पाकिस्तान का नॉन प्रोग्रेसिव फार्मर है, जिसका क्या मतलब है, यानी कि जो मैकेनाइजेशन, बेहतर बीज, बेहतर फर्टिलाइजर, बेहतर पानी का इस्तेमाल, बेहतर वेदर पैटर्न्स का समझना, जो ये सब चीजें कर रहा है, वो भी अपने जो हमारा लो प्रोग्रेसिव फार्मर है उससे बहुत बेहतर हो गया है। सो इस ठीक। चीज को समझिए। सो पाकिस्तान में अगर कोई, जिसे आप कहते हैं ना, ऐसी चीज है जो अगले 3 साल में रद्दो बदल करके 3-4 अरब डॉलर की इंपोर्ट संभाली जाए और 2-3 अरब की एक्सपोर्ट पिकअप की जाए, यानी कि 7 अरब का डॉलर का गैप निकाल लिया जाए और आईएमएफ से निकल जाएंगे। बार बार लोग वरी कर रहे हैं ना आईएमएफ से कैसे निकलना है। हियर्स हाउ यू कैन ओनली गेट आउट ऑफ द आईएमएफ। और दूसरी बात यह है कि चूंकि इतना पाकिस्तानी बाहर गया है तो इतनी रेमिटेंस भेज रहा है, उस रेमिटेंस को फॉर्मल चैनल्स पे रखें। अगर कोई ये समझता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपोर्ट बहुत बढ़ के अगले 3 साल में हम फंड से निकल जाएंगे, तो आई थिंक दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान। अच्छा एक ब्रेक लूँगा मैं, जब ब्रेक से वापस आऊँगा ज़रा इस पर आपसे डिस्कशन, बड़ी ज़रूरी डिस्कशन होगी। हम अपनी गवर्नमेंट और इंटरप्राइजेज जो हैं उसकी बड़ा जिक्र करते हैं जी, पीआईए है, स्टील मिल है, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, 446 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स भी अब तो बंद किए गए, चूँकि सब्सिडी का मामला आईएमएफ के साथ तय हुआ है, तो उसको लेकर सब्सिडी यानी अखराजात उसमें से कमी की जा रही है। अपने अखराजात में कमी स्टिल अभी बहुत ज़्यादा चाहिए। हम इन सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं, लेकिन तालीम और सेहत जिस पर बुनियादी हक भी है इंसान का, माशरे का, और ख़र्चना भी होगा गवर्नमेंट्स को, उसमें भी अब तक कमी वाक़ई हो रही है। फिर जो रेवेन्यू टैक्सेशन है, हम अपनी कलेक्शन करते हैं,
जिसके अंदर लैंड रेवेन्यू हो गया, कार्स की मद में रेवेन्यू आ जाना, बैंकिंग की मद में रेवेन्यू आ जाना, फिर डायरेक्ट टैक्सेशन होना, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन होना, ये इतने बड़े तादाद में टैक्सेशन है। इस टैक्सेशन का ज़्यादा बड़ा हिस्सा जाहिर है कि कर्ज की सूरत में बाहर चला जाता है, हमारे पास फिर एक गैप आ जाता है। हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं माइक्रो और मैक्रो लेवल पर? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस पे बात कर। बैक जी, डॉक्टर खाकान साहब, पहले ज़रा ये कि ये जो एंटरप्राइजेज हैं जैसे पीआईए हो गया, हम इसकी निष्कारी की बात करते हैं, 446 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स भी बंद हो गए हैं। हमें लग रहा है कि ये शायद इखराजात में कमी है, आप ज़रा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन का अमल है सर, क्या ये वाहिद फार्मूला है? इसके अलावा कोई हल नहीं है, हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है? तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के थ्रू है, ये कहाँ पे है और कहाँ पे ये एफिशिएंसी दिखा रहा है या कहाँ पे एफिशिएंसी नहीं दिखा रहा। फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, पावर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रेड एंड मार्केटिंग, ये सब वो इदारे हैं जो हुकूमत की तहवील में चल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हमारे पास तकरीबन इस वक्त 85 कमर्शियल और तकरीबन 83 कमर्शियल की सब्सिडीज और फिर इन सब्सिडीज के अलावा नॉन कमर्शियल सेक्शन 42 की कंपनीज और रेगुलेटरी बॉडीज, ये हैं टोटल इस वक्त फुटप्रिंट जो गवर्नमेंट का चल रहा है। अब इसमें हालत ये है, मतलब ये आई एम सॉरी दिल दहला देने वाला फिगर है जो मैं आपके सामने रखूंगा कि अगर सन 2013 में और 2023 में 10 साल का मवाजना करें तो जो टॉप 23 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, इसमें कौन सी शामिल हैं? पीआईए, रेलवे, पोस्ट स्टील मिल, ऑफिस, एनएचए, स्टील मिल, डिस्कोस, इन सब का अहाता करें। और ये अहाता पहली बार भी मैंने ही किया था। 2011 में मैंने एक रिपोर्ट लिखना शुरू की और हमने जब 2012-13 में वो रिपोर्ट छापी तो हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में कितना नुकसान हो रहा है इन एसओईज में जो हुकूमत रन कर रही है, क्या फुटप्रिंट है गवर्नमेंट का, इनका क्या हाल है और ये क्या कर रही हैं। जब हमने 2013 में ये रिपोर्ट छापी तो हमने तब भी बताया था कि ये तकरीबन 200 अरब रुपए के करीब नुकसान कर रही हैं। फास्ट फॉरवर्ड दैट और आगे ले आइए और 10 साल गुजर गए, फिर मैंने 4 मरतबा सरकार में रहते हुए ये किताब छापी, बीच में किताब छपनी बंद हो गई। अगर मैं 2023 के फिगर देखूं और 10 साल का अहाता करूं और जो टॉप 23 जिनका मैंने जिक्र किया, जेनकोज भी शामिल हैं, पावर सेक्टर पूरा, गैस कंपनीज, 20 अरब डॉलर का, आप आईएमएफ से 7 अरब डॉलर का कर्जा मांग रहे हैं, 20 अरब डॉलर का एक्यूमुलेटेड लॉस है इन कंपनीज में, 5,600 अरब रुपए का एक्यूमुलेटेड लॉस है। 2023 का लॉस 905 अरब रुपया है। अब आप मुझे बता अच्छा, दीजिए, ये कुल मिला के जो इनका मैं समझ पा रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये तो 2-2.5 हज़ार अरब रुपए का लॉस है, ये तो बहुत बड़ा लॉस है। जी जी। सो अगर आप ये इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे और ये लॉस का मतलब है कि हुकूमत ओनर है तो हुकूमत ने ही ये पैसे देने हैं। इसके अलावा आ जाइए, पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है वो 2500 अरब रुपए का, जिसको आप सर्कुलर डेट कहते हैं, मैं सिर्फ उसको क्वाज़ाई फिस्कल नुकसान कहता हूँ, वो भी फिस्कल पे ही लेना पड़ता है, वो खड़ा है। और 2500 अरब के करीब या इससे जायद गैस सेक्टर का लॉस खड़ा है, वो इससे अलहदा है। जो कंपनियों की बुक्स पे लॉस जो हो रहा है वो उससे अलहदा है। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या करना है इन कंपनीज का। प्राइवेटाइजेशन का हाल ये है कि मैं बार बार कहता हूं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, पर पिछले 14 साल में कोई खातिर खा एक कंपनी के अलावा, एक छोटी सी कंपनी है जो हमने पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड थी, पाकिस्तानी उसको बेचा है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। आप कुल्ली तौर पर कोई चीज प्राइवेटाइज करने जाते हैं तो कामयाब नहीं होते। ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है? अभी तो पीआईए की भी मामला बन गया, होते होते फिर रुक गया। जी। एक तो हमने ये अहाता कर लिया कि गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है। अब एक और बात कह दूं कि जहां पे हमने ये चीजें अपनी तहवील से निकाली हैं, ये मैं क्यों कहता हूं प्राइवेटाइज होनी चाहिए, मैं पीआईए पे भी आता हूं, इसलिए कि इस वक्त
बिजली का सेक्टर और गैस का सेक्टर हर घर के लिए, हर मैन्युफैक्चरर के लिए तकलीफदेह है। पर मेरा कोई भी अमीर या मेरा ऐसा दोस्त जो बहुत अमीर ना हो, वो ये नहीं कहता है कि यार फ़ोन का बिल बहुत आ गया डॉक्टर साहब, या ये नहीं कहता कि मेरा जो बैंक है उसकी सर्विस बहुत अच्छी तो नहीं है, पर वो कहता है चलो एक नहीं दूसरा सही, दूसरा नहीं तीसरा सही, लोकल नहीं फॉरेन से ही। सो उसके पास ये चॉइस है और वो इस तकलीफ को बयान नहीं करता। अब आप देखिए कि ये दोनों सेक्टर्स को हमने प्राइवेटाइज किया, लिबरलाइज किया, बेचा। आज टेलीकॉम का सेक्टर भी ना नुकसान दे रहा है बल्कि हमें इस वक्त भी टैक्सेस दे रहा है, और इसी तरह बैंकिंग सेक्टर ये आइडियली वर्क नहीं कर रहे। उसमें भी पॉलिसी साजी और हमारे रेगुलेटर्स का शायद बहुत बड़ा हिस्सा है इनको आइडियल लाने पर या कंपेटिटिव एफिशिएंट बनाने पर जो इस वक्त लॉसेस बाकी जगह हैं वो यहाँ पे दिखाई कम नहीं है, दे रहे। ठीक अब है। आ जाइए कि ऐसा क्यों नहीं होता। देखिए, मैं तब भी टेबल पे था और मैंने कहा कि 2016 में पीआईए बेचनी चाहिए, हम बहुत करीब भी आ गए। मैं आज भी कहता हूं कि इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप दरकार है वो एक अपनी जगह। प्रॉब्लम इस कि हमारे पास आज भी और पिछले कई सालों से कोई भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन को उस तरह डेवलप ही नहीं कर सका जिसने अरबों डॉलर के एसेट बेचने हैं पर लाखों की सैलरी देकर ना चेयरपर्सन लाते हैं, ना ही प्राइवेटाइजेशन कमीशन को अलहदा करके उसमें वो सकत पैदा करते हैं कि वो रीस्ट्रक्चर, रिफाइन, जिसे कहेंगे उनकी क्लीनिंग अप ऑफ द कंपनीज कर सके। हालांकि मैं बार बार समझाता हूं कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन अपने एक्ट के बाद बड़ी एक एम्पावर्ड बॉडी बना था। अब तो 2 सेक्रेटरीज हमने एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन में, एक डिवीजन में पोस्ट कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन का बोर्ड ठीक नहीं बना पाए शायद। ये कुल्ली तौर पर एक इशू है टेक्निकल कॉम्पिटेंस का, चाहे हम इसको माने या ना ठीक है। माने। आज जब तक प्रोफेशनल सेटअप नहीं आएगा उस कमीशन को लीड करने के लिए, तो हम वहीं पे खड़े होंगे जहां आज खड़े हुए हैं, चाहे हम पीआईए हो, अच्छा, इंश्योरेंस लेकिन डॉक्टर कंपनीज साहब हो, एक बात यूटिलिटी बताएं, ये जो स्टोर्स हो। ब्यूरोक्रेटिक पेचीदगियों का एक जिक्र हो रहा है ये पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में, ये ब्यूरोक्रेटिक पेचीदगियां इतनी हावी होती हैं या इतना मजबूर कर देती हैं गवर्नमेंट को कि काम नहीं हो पाता? देखिए, बात ये है कि पहले तो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन पे या तो आप कहें कि जी कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता, पाकिस्तान में कोई आना ही नहीं चाहता। ये तो है वो गुफ्तगू जो पाकिस्तान की अगर नेगेटिवली देखना हो तो। 4 अच्छी कंपनीज थी। एयर ब्लू थी, एयर पेगासस जो कि बाहर की टर्किश कंपनी है 100 जहाज़ों के साथ। ये जो अरेबिया, अल अरेबिया क्या जो फ्लाई जना को बैकअप करती है, ये तो हो गई एविएशन की। फिर कराची के अच्छे बिजनेस क्राउड थे 2। सो 3 और 2 ये 5 कंपनीज हो गई जो आई थी। अब आप क्या चाहते हैं? और एक पीआईए के लिए जिसके 30-35 जहाज हैं, 15 ऑपरेशनल हैं, बाकी बहुत मेहनत और उसके बाद शायद चलने के काबिल होंगे। उसके आपने उसको स्ट्रक्चर उस तरह किया हुआ था कि 800 अरब की उसमें से उठाने थे, आपने 200 अरब उसमें छोड़ दिए, उसका क्लीन अप पूरा नहीं किया। सो इंटरेस्ट था, पर यू कुड नॉट प्रेजेंट अ फ्रेमवर्क विच वाज सेलेबल। फिर उस वक्त बेचने गए जब यूरोप में उतर नहीं सकते थे, अमेरिका में उतर नहीं सकते थे, तो जो वैल्यू आप कह रहे थे वो तो आई एयर सर्विसेज एग्रीमेंट और लैंडिंग राइट से थी, वो उस वक्त एप्लीकेबल नहीं थे। फिर तीसरी तरफ आइए, आपने कहा ये लोग रख लें, ये कर लें। भाई मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, एविएशन का सेक्टर बनाने के लिए पीआईए बेच रहे हैं, सिर्फ एफिशिएंसी के लिए नहीं बेच रहे। तो जरा देखिए कि हमने इस सेक्टर को पीटीवी के निकाला और पीटीवी से अलहदा किया। आप कभी सोच सकते थे कि इतनी नौकरियां 50-80 चैनल से निकलेंगी, इतने अखबारात, इतना डिजिटल मीडिया, इतनी जैसे कहेंगे विमेन एम्पावरमेंट हुई है, औरतों को नौकरियां मिली हैं, मर्दों को नौकरियां मिली हैं। क्या ये ऐसा सोच सकते थे? अगर एक पीटीवी होता तो आप भी सही मुझे बात है। सिफारिश का फोन ही कर रहे होते कि डॉक्टर साहब मैंने पीटीवी में भर्ती होना है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने जहां सही काम किया है आपको फायदा हुआ है। अब आप पीआईए को ना प्रिपेयर कर सकें सही, ना ही उसके जिसे कहेंगे मार्केट कर सकें। जब मार्केट कर रहे तो कह रहे थे बिल्कुल डूबती हुई एयरलाइन है, ये हो गया वो हो गया। भाई
गाड़ी भी बेचने जाएं तो उसको यू प्रिपेयर द कार फॉर अग्रीड। सेल, यू हैड टू प्रिपेयर। सो अगेन, प्राइवेटाइजेशन अगर करनी है और बगैर उंगली उठाए करनी है, then you have to have a state of the art privatization commission. I have not seen that happen in Pakistan. I'm sorry to say, उसके बोर्ड को किसी ने बुला के पूछे तो कि भाई क्या हुआ पीआईए में, पिछले 12 साल से जो लोग बोर्ड पे बैठे हैं उनको तो पूछ लें यार कि आपने एक चीज नहीं बेची, बोर्ड फीस ले रहे हैं, what actually happened? दिस इज द प्रॉब्लम। उसके अलावा ये नहीं है कि अथॉरिटीज की, जुडिशरी की जो इंटरजेक्शन हुई उससे मामलात नहीं खराब हुए, बट द एक्चुअल थिंग इज कि यार इन द एंड सी स्वीट यानी कि सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन, ये लोग मैटर करते हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को चलाना है। बिल्कुल ठीक आज बात भी है। एक उसको इदारा है सर, एक इदारा है जिसका काम है, अगर वो इदारे से नहीं पूछेंगे कि उसका काम है, वो सैलरीज ले रहा है, वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, कर क्या रहा है, अगर हम एक बैंक आज तक नहीं कर पाए प्राइवेटाइज, हम एक पीआईए को प्राइवेटाइज नहीं कर पाए, जो कि हमारी अपनी मशीनरी है और फिर हमारा इस्तेकाक है गवर्नमेंट की मशीनरी, बड़ी हैरत की बात है। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आऊँगा, ज़रा सेहत, तालीम और टैक्स, इन चीज़ों पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। बड़ी डिटेल डिस्कशन पाकिस्तान की इकॉनमी पर हो रही है, तमाम पहलुओं पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो टैक्स रेवेन्यू है इसमें भी हम देख रहे हैं 85 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, और हैरत की बात है कि जब भी देखता हूँ इतने पैसे इकट्ठे होते हैं, हमें नहीं पता ये फिगर क्या होती होगी, लेकिन हम देखते हैं 2652 अरब इकट्ठे हो गए, लोगों ने टैक्स भरा तो हो गए ना, चाहे वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, किसी भी मद में हो, आपकी पेट्रोलियम लेवी हो, टैक्स भर रहे हैं, भरा हो गए। फिर हम देख रहे हैं कि 85 अरब रुपए रह गए। ये क्या मामला है? फिर आईएमएफ इससे भी खुश नहीं है, ये जो टैक्स गैप आ रहे हैं, या हम इसको कह लें कि बार बार ये जगहें छूट जाती हैं, ये कैसे भरेंगी और कितना और बोझ डलेगा आवाम पर? एक तो पहले अगर थोड़ा सा आईएमएफ से हट के ये तय कर लें कि सब ने मसावी टैक्स देना है, बस सिर्फ ये तय कर लें, तो जो आपकी इनकम पे टैक्स है वो मेरी कंसल्टेंसी पे होगा, जो मैंने गवर्नमेंट से पैसे लेता था वही उस पे होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो एग्रीकल्चर है, जो रिटेलर है, इन सब पे हॉरिजॉन्टल इक्विटी होगी। आपने ये तय नहीं किया, आपने आज तक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को माफ किए रखा। जरा आप मुझे बताइए कि ये कैसे हो सकता है कि 20% है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हुजम का, रिटेल और होलसेल 40% है, उसमें आप रजिस्टर ही नहीं होते। और हमने, ये मैं तब भी कहता था गलत है, आज भी कहता हूँ गलत है, कि आप कहें कि एक टैक्स देने वाला है, एक ऐसा है जिसको कहें कि नॉन फाइलर है, उस पर एक ज्यादा टैक्स लेके उसको निकाल दूं। एक तो मसावी जो टैक्सेशन है, हॉरिजॉन्टल इक्विटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और वर्टिकल इक्विटी, ये नहीं है पाकिस्तान में। और जिनको हम टैक्स नेट में लाना चाहते हैं, लॉयर्स, डॉक्टर्स, उन पे हमने जाके मतलब इतना हैवी टैक्स लगा दिया है अब 49% ऑन द हायर ब्रैकेट कि वो तो और टैक्स से भाग जाएंगे। रिटेलर की ताजिर दोस्त स्कीम कामयाब नहीं होती। डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हम बारहा आउटसोर्स करके समझते हैं हम चला लेंगे, नहीं चलेगा। मैंने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के कई मिशन, कई प्रोग्राम्स, कई चीजें एफबीआर में देखी हैं, नाम भी ले सकता हूँ, एडीबी की भी, सब की, कभी भी कोई कामयाबी नहीं हुई। आज भी मैकेंजी को अगर देखे कोई ये समझता है कि पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम ठीक हो जाएगा, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। ये निज़ाम तब ठीक होगा कि पहले तो हम एग्री कर लें कि हमने सबको टैक्स करना है। आज भी आईएमएफ के साथ, अब आईएमएफ क्यों आया, 30 अक्टूबर को आपने लिख के दिया था हम लेजिस्लेट कर देंगे चारों प्रोविंसेस में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। जब तक आईएमएफ आया नहीं था तो इवन पंजाब में लेजिस्लेशन नहीं हुआ था, वो आया तो पंजाब में लेजिस्लेशन हुआ। अब आईएमएफ के साथ हमने एक अहदाफ जब तय किए तो एक हदफ जो था वो ये था कि हम 12,900 के करीब ले जाएंगे अपनी एफबीआर की कलेक्शन फॉर 2025 जो मालियाती साल है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसको रिव्यू कर लें, ये नहीं होगी, क्योंकि पिछले साल के मुताबिक हमें 40% ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना पड़ता, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था इन अ फॉलिंग इन्फ्लेशन। और ओवरऑल जो ग्रोथ भी थी वो 2.5-3% की थी पाकिस्तान की, प्लस जो नए टैक्सेस का इजरा हुआ था वो इतना नहीं था। क्या हुआ, पहले क्वार्टर में 89 बिलियन का शॉर्टफॉल है, आगे नवंबर तक आ जाए तो वो 340 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ गया है। अगर इसी को प्रोजेक्ट करेंगे तो शॉर्टफॉल बहुत बड़ा हुआ होगा। दैट्स व्हाई पाकिस्तान में आईएमएफ टर्न्ड अप अहेड ऑफ टाइम टू हैव अ डिस्कशन विद यू। अब ये फैसला तो आज आपने करना है ना, कि क्या आपने मसावी टैक्स के निज़ाम में जाना है, क्या आपने उन लोगों से टैक्स गैप
एक सेल्स टैक्स का गैप है। हुकूमत और अथॉरिटीज ने अभी रिसेंटली कहा है 3400 बिलियन रुपीस का गैप है, यानी कि जो लगा हुआ टैक्स और जो कलेक्ट करना है। और ये भी कहा है कि 270 अरब आइडेंटिफाई कर लिया है, गो आफ्टर देम। अच्छा, फिर एक और और चीज़ भी डॉक्टर साहब, इसमें वजीर ख़जाना ने ये कहा है, खुद वजीर ख़जाना कह रहे हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम पर अमल दरामद करने के लिए रुकावटें हायल हैं। क्या हो सकता है? हम अनरेस्ट देख रहे हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, सिचुएशन है, हमें समझ आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो आप इकोनॉमी स्टेबिलिटी भी देखते हैं, दुनिया भी आपके साथ डील करने को तैयार होती है, यहाँ पर तो अजीब अजीब मसाइल खड़े हो जाते हैं। लेकिन चलें, अगर वजीर ख़जाना ये कह रहे हो कि प्रोग्राम पर अमल दरामद करने में हमें रुकावटें हायल है, तो दूर कौन करेगा? ये तो उन्होंने ही दूर करनी है। So that's probably the most important part of today's conversation. And let me explain this in the following way. देखिए, एक तो मिसनोमर ये है कि पाकिस्तान ने somehow IMF के साथ 24 प्रोग्राम हैं जिनको कंप्लीट किया है। ऐसा कतई तौर पे नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी 77 साल हिस्ट्री में लॉन्ग टर्म का सवाए 2013-16 के कोई भी प्रोग्राम जो है वो कुल्ली तौर पर ख़त्म नहीं किया। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि वो वाहिद प्रोग्राम मैंने पाकिस्तान में उस कोर टीम में एंकर किया था और हम उसको कंप्लीशन में लेके गए। मैंने कई आर्टिकल इस पे लिखे हैं। जो भी पब्लिक फाइनेंस को डील करना चाहते हैं उनको ये पढ़ना चाहिए कि कैसे आप प्रोग्राम कंप्लीशन करते हैं। पहले तो प्रोग्राम अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसका प्रोग्राम डिज़ाइन ऐसा हो जो पाकिस्तान में लग रहा हो कि हम कंप्लीट कर देंगे। सो ये आपका प्रोग्राम है, इट्स कंट्रीज ओनरशिप, और अगर कंट्री की ओनरशिप होती है तो कंट्री मस्ट पुट इट्स बेस्ट माइंड्स टू राइट दैट प्रोग्राम। ठीक, होता यह है कि कंट्री कहती तो है ये हमारा प्रोग्राम है, पर वो लिख कोई और रहा होता है। सही। आप उसको पहले खुद लिखिए प्रोग्राम को, फिस्कल साइड पे, मॉनेटरी साइड पे, एनर्जी साइड पे, स्ट्रक्चरल साइड पे प्रोग्राम को जाके लिखिए। छोड़े थोड़ी देर आईएमएफ को लिखिए, और उसको इस तरह नहीं लिखना आपने प्रोग्राम को कि जेनेरिक प्रोग्राम। आपने लिखना है कि मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज डेवलप करना है। आप मुझे टास्क करें कि जी आप जरा मेमोरेंडम तो लिखिए पाकिस्तान का, फिर उसके लिए सब टीम बनानी पड़ेगी। दैट्स हाउ आई डिड इट देन। सो मैं ये सारा कुछ लिख लेता था पहले, पाकिस्तान का पैराग्राफ तक लिख लेता था, फिर आप उसको मॉडल कीजिए। सो हमें इकोनॉमिक मॉडलिंग करनी पड़ेगी ताकि आप बैकअप कर सकें उन फिगर्स को। तो ये 12,970 का फिगर ही ना निकलता कभी। अगर ये फिगर ही ना निकलता तो कभी शॉर्टफॉल ही ना आता। तो ये इसको इस तरह समझिए। फिर आपको लीडरशिप्स के पास जाना होता है। मुझे याद है हमें बिजली के निर्ख बढ़ाने थे, जो भी करना था, तो आई रिमेंबर अ वेरी वेरी हाई लेवल, द हाईएस्ट लेवल कॉन्वर्सेशन, एंड आई सेड टू देम कि ये एक दफ़ा बढ़ाएंगे और अगले 2 साल हमें बहुत ज़्यादा रद्दो बदल नहीं होगा, माइनर नेपरा रद्दो बदल करेगी इसमें। ठीक है। एंड सो आप उनको फिर कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि ये होगा। फिर आप प्रोविंसेस को ज़रा पीछे रखते हैं। अब आपने प्रोविंसेस को भी इस दफ़ा एक्सपोज कर दिया है प्रोग्राम में, और मैं समझता हूँ ओवर एक्सपोजर हो गया उनका, उन पे बहुत सी चीज़ें लागू हो गई। आप हमेशा कहते हैं कि ये फेडरल के साथ प्रोग्राम है, सो फेडरल गवर्नमेंट तक इसको मुहित रखें। लेकिन इसका IMF ट्रिकल के डाउन साथ, इफेक्ट आ रहा है प्रोविंसेस पर भी। जी हाँ, आईएमएफ के साथ बहुत ज्यादा निगोशिएट टफ करना पड़ता है, पर वो आप तब कर सकते हैं कि आप उनको ये कह सकें जो मैं कहता था उनको, आई नो माई कंट्री बेटर देन यू फोक्स, बिकॉज you know I read about this country, I learn about this country, I manage the economy of this country, so they used to say कि अच्छा चलें, आप कह रहे हैं तो आप बेहतर कह रहे होंगे, आपकी मॉडलिंग अगर ये कह रही है तो इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। दैट्स वाई हमने जो भी हदफ तय किया उनके साथ वो होता था जो हम पूरा करते थे। उस 3 डॉक्टर साल में साहब, किसी को मैं जो आपकी बात हिलने, से समझा हूँ ना सर, मैं ये समझा हूँ आपकी बात सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी ना, आज बहुत सारी डिस्कशन हुई, लेकिन जब आप खुद लिखते हैं तो आपको पता होता है पेपर पे क्या लिखा है, फिर आपको वो रियलिटी चेक्स भी पता होते हैं, चूँकि आपने वो करके लिखा होता है कि हाँ भी मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे आवाम इस पर प्रेशर देगी, इस पर नहीं देगी, आवाम से क्या मनवाया जा सकता है, खुद हम क्या कर सकते हैं, हमारी जेब में कितने पैसे हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा रेवेन्यू क्या है, हमारा टैक्स क्या है, हमारी एग्रीकल्चर क्या है, हम लोगों को पेट्रोल अगर बढ़ाते हैं तो उन्हें क्या जस्टिफाई करेंगे। बहुत सही सर, बहुत बहुत डिटेल आज आपने हमें ये जो एंड ऑफ डिस्कशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जब आप खुद लिखेंगे तो पता होगा, कहीं और से लिखा लेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा पेपर पे क्या लिखा है, फिर फंस जाते हैं हम उसको पूरा करने में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल डिस्कशन इकॉनमी तमाम एस्पेक्ट्स पर, तमाम उन मैटर्स पे
जो हालिया सिचुएशन पाकिस्तान फेस कर रहा है उससे कैसे निकला जा सकता है, उसका हल भी साथ ही डॉक्टर साहब ने आज दिया। बहुत शुक्रिया, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।